बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ जारी है और पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ जो है अपने नाम कर ली है। कल जो मैच खेला गया पाकिस्तान ने जो है उसमें 26 रन से कामयाबी हासिल की और 12 साल के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ। दूसरी तरफ कल के मैच के हवाले से अगर बात कर लें तो कल जिस तरह हमने देखा कि कप्तान न्यूजीलैंड के उन्होंने टॉस जीता और फिर पाकिस्तान को खेलने की दावत दी। उस पर हमने देखा कि जो 287 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए, गो के हम ऐसा समझ रहे थे कि इस विकेट पर जो है ये 287 रन बासानी चेज़ होते दिखाई देंगे, लेकिन मुश्किलात विकेट पर ज़रूर नज़र आई और फिर हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक वक्त ऐसा नज़र आ रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ये जो टारगेट है बासानी चेस करती दिखाई देगी। फिर कुछ टर्निंग पॉइंट उसमें आए, शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर रहा कि मोहम्मद नवाज जो है इंजर्ड हुए, उनकी उंगली फ्रैक्चर हुई और उसके बाद बॉलिंग के लिए कप्तान बाबर आजम ने जो है सलमान अली आगा को लाया और वो सलमान अली आगा जिस पर काफ़ी तनकीद होती रही कि उनका टीम के अंदर रोल क्या है। पहले उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 31 रन की उन्होंने इनिंग खेली थी और उसके बाद हमने देखा कि जब उनको बॉलिंग दी गई तो फिर 2 विकेटें ज़रूर हासिल करके पाकिस्तान की जीत में बहुत अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के हवाले से तो कल टीम में 3 तब्दीलियां जो की गई थी उसमें हमने ये देखा कि हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं थे, एहसान उल्लाह टीम का हिस्सा नहीं थे और फिर वसीम जूनियर टीम में कल इनवे उनके साथ शाहिनशाह आफरीदी टीम के हिस्सा बनते दिखाई दिए थे। फिर शादाब खान टीम का हिस्सा नज़र आ रहे थे, उसामा मीर को ड्रॉप किया गया था। पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर खासकर अगर बात कर ले इमामुल हक की 90 रन की उन्होंने इनिंग खेली, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। गो कि इस विकेट पे अगर देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त और लंबी और तवील इनिंग थी जिसका भरपूर तौर पर उन्होंने मुजाहरा किया। फिर बाबर आजम इन फॉर्म बैटर हैं, उन्होंने 54 रन की इनिंग खेली और उनके तो अगर बात करें लास्ट मोमेंट पे तो मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि सलमान अली आगा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया आखिरी लम्हात में और उन्हीं की बदौलत शायद पाकिस्तान 287 रन बनाने में कामयाब हुआ। फिर पाकिस्तान की जब बॉलिंग न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो उस पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त का बॉलिंग का मुजाहरा किया और फिर 261 रन पर आउट करने के बाद 26 रन से पाकिस्तान ने जो है इस मैच में कामयाबी हासिल की। गो के 12 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब हुआ तो यकीनन बड़ी खुशाइन चीज़ है। और फिर बकिया जो 2 मैचेस हैं नेशनल स्टेडियम कराची में जो खेले जाने हैं, लेकिन कल एक बड़ी अहम चीज़ थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में भी जिक्र करते नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तीसरा वनडे और पाकिस्तान 3 जो वनडे नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने उसकी कोई पब्लिसिटी होती नज़र नहीं। शायद इसकी वजह से हमने कल देखा कि जो शायकीन क्रिकेट की तादाद है कल वो गो के बहुत कम नज़र आई। अगर हम बात कर लें जहां पर 35 से 40 हज़ार की गुंजाइश है नेशनल स्टेडियम कराची में, कल हमने देखा कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार तमाशाई जो है नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन इन 5 से 6 हज़ार तमाशाइयों ने पाकिस्तान को 12 साल के बाद जो है सीरीज जीतते हुए देखा। और इन सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद है हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो बड़ा ज़बरदस्त है, तज्जिया भी करते रहते हैं, हमारे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। तो उनसे भी आज इस जो कल मैच खेला गया उस हवाले से भी बात करेंगे, फिर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात करेंगे और जिस तरह पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीती है इस हवाले से भी बात करेंगे। जावेद साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 12 साल के बाद जो है सीरीज़ जीती, इस पर क्या कहेंगे और फिर कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से अच्छे फैसले जो तनकीद होती थी बाबर आजम पे कि वो तब्दीलियां नहीं करते, कल उन्होंने जो तब्दीलियां की उसका फ़ायदा हुआ और उससे बरक्स पाकिस्तान ने जो जिस तरह पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की गोगी एक तारीखी कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आती दिखाई दी। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। असल में देखें जो पाकिस्तान ने जो कल मैच खेला है वो बहुत अच्छा मैच खेला था। जिस तरीके से हम भी चाह रहे थे, हम भी देख रहे थे, विकेट पे थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, शॉट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन इमामुल हक ने जो जिम्मेदारान इनिंग्स खेली उसके बाद फ़खर से हम तवक्का कर रहे थे फ़खर जो है एक और रिकॉर्ड बना लेगा, लेकिन फ़खर जल्द उड़ गया। लेकिन बाबर की और इमामुल हक की जो शराकत लगी है 100 प्लस की, उसके बाद जो रिजवान ने खेला है, आगा ने खेला है
वो जो रन है ना, आपका टोटल जो है ना बिल्कुल काबिल दीद बन गया कि 288 रन का जब टारगेट आपने न्यूजीलैंड को दिया है, तो उसके बाद हम यही समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड आसानी से चेस कर लेगा जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई थी। लेकिन जो हमने तज्जिया किया था बिल्कुल उसके बरक्स, क्योंकि कल पाकिस्तान की जो पेस बैटरी थी ना वो चार्ज होती हुई नज़र आ रही थी। जिस तरीके से शाहिन शाह ने आउट किए, वसीम ने आउट किए, नसीम शाह ने आउट किए। देखिए जिस दिन भी हमारे फास्ट बॉलर की पेस बैटरी चलती है तो सामने वाली टीम मुश्किलात में आ जाती है। और इसी तरह जिस तरह आपने जिक्र किया स्टार्टिंग में ही कि जो नवाज के बॉल लगी है उसके बाद जो आगा को ओवर्स करवाएंगे, उन ओवर्स का जो डिफरेंस है ना वो आपको पूरे मैच में नज़र आएगा। कल आगा पे बहुत तनकीद भी होती थी, लेकिन आगा पे जब एतमाद का इजहार किया, उसने जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 2 विकेटें भी उसने ली। और फिर उसके जो 31 रन थे, 31 उसके थे और 32-34 रन जो रिजवान ने बनाए, यही जीत की बुनियाद बनी। यही जो उन्होंने देखे, रिजवान तसलसल से सीरीज़ में रन्स करता आ रहा है और रिजवान के उसकी जो पार्टनरशिप आखिरी में लगी थी वही जो 26 रन से हमने फतह हासिल की है। और बहुत अरसे बाद, तकरीबन 12 साल बाद हम किसी चमकती ट्रॉफी को हाथ लगाएंगे। हम तरस गए थे, तमाशाई तरस गए थे कि ट्रॉफियां लेकिन तमाशाई तो कल जावेद साहब ग्राउंड के अंदर ही मौजूद नहीं थे, 6 से 6,000 के लगभग तमाशाई ग्राउंड में थे। बिल्कुल मोइन भाई, हम तो इस पर बात कर चुके हैं। तमाशाइयों का स्टेडियम सिर्फ राह तक रहा था कि कब स्टेडियम फिल करते हैं, लेकिन वही 5 से 6,000 तमाशाई थे, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है आप तो स्टेडियम में मौजूद थे, यही चीज़ें नज़र आ रही थी। तो इसके लिए भी पीसीबी को सोचना चाहिए कि तमाशाइयों को कैसे ग्राउंड्स में लाया जाना है। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कल। हमारे जो बिल्कुल हमारे तजिए से उनको बिल्कुल उन्होंने आउट कर दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और हमें खुशी हुई कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो दोबारा से क्लिक करके सामने आई। और नहीं तो न्यूजीलैंड के आपको पता है लैथम भी अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, ब्लेंडल ने 50 कर दिए और मैकोंची जिस तरीके से हिटे मार रहा था आखिरी ओवर्स में। अगर कल नेशम को न्यूजीलैंड ड्रॉप ना करता, आपसे करने जा रहा था कि जिस नंबर पर नेशन बैटिंग करते हैं, कल उन्हें ड्रॉप किया गया था। कल शायद न्यूजीलैंड को अगर वो टीम में इन होते तो शायद उनका फायदा नेशन की सूरत में जरूर नजर आता। बिल्कुल, जिस तरीके का नेशन प्लेयर है, आपको पता उसने पहले भी चिप के साथ वो पार्टनरशिप की हुई है, लेकिन कल न्यूजीलैंड को महसूस हुआ होगा नेशम की कमी। नेशम साइडलाइन पर बैठा हुआ था तो घड़ी घड़ी कैमरा उस पर मारते वो बिल्कुल मायूस नजर आ रहा था। जाहिर एक प्लेयर होता चाहता है कि भाई मैं भी टीम का हिस्सा होता। कल उसकी कमी बहुत महसूस की होगी न्यूजीलैंड ने, और चौथे वनडे में हो सकता है उनकी वापसी हो जाए। समझ में नहीं आया, न्यूजीलैंड भी जो चेंजिंग करता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग कर देता है, हमारी समझ से बाहर। हम तो समझते हैं सिर्फ हमारे पास ये सिस्टम है, उनके पास भी यही सिस्टम पूरी सीरीज में नजर आता है, पता नहीं चलता। बिल्कुल इनफॉर्म बैट्समैन को चेंज कर देते हैं, आउट ऑफ फॉर्म को अंदर कर देते हैं। तो ये चंद एक चीजें हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ गई, नहीं तो न्यूजीलैंड ये मैच की तरफ बिल्कुल सही तरीके से जा रहा था, जबरदस्त जा रहा था न्यूजीलैंड है। थोड़ी सी बात हम नसीम शाह के हवाले से कर लें। जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, टॉप क्लास की बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। फिर जिस तरह उन्होंने जितनी तेज़ी से जो है विकटें हासिल की हुई हैं वनडे के अंदर, दुनिया के वो वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने सबसे तेज़ तरीन जो है 20 से ज़ायद विकटें कम मैचेस के अंदर हासिल की। नसीम शाह का कल एक ही स्पेल जिस पे उन्होंने बोल्ड किया, कैसा देखते हैं उस बोल्ड से भी? क्योंकि चैपमैन को मेरा ख्याल में शायद वो बॉल बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, वहाँ से भी थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हुआ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। नसीम शाह को जो शुरू के T20s में ड्रॉप किया था, उसके बाद जैसे इन हुआ नसीम शाह, इसने अपनी लैन और लेंथ, मुझे लगता है इस पर बहुत फर्क किया है और अपनी टेक्निक और टेम्परामेंट समझिए उमर गुल काम करते नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स और इससे आपको जो है ना उमर गुल नजर आएगा। उमर गुल की जो टेक्निक है, उसने बॉलर्स पे जो मेहनत कर रहा है वो बॉलर्स में कल नजर आई। हमारे जितने फास्ट बॉलर थे, यंगस्टर थे, वसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहिन शाह ने भी कल अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी यॉर्कर करा रहा था। जैसे उमर गुल का खासा तक है, वो यॉर्कर का बिल्कुल फेवरेट बॉलर था, तो उसने जो यॉर्कर इन्हें दी है वो कल नजर आ रही थी। और नसीम शाह जिस तसलसल से और बिल्कुल दिल लगा के बॉल कर रहा है, ये जो 1-2 मैचेस इसको ड्रॉप किया ना, मुझे लगता है इसने बहुत वर्क किया है। और उमर गुल खसूसी तौर पर इस पर मेहनत कर रहा है, जो कि हमें नजर आए। जिस तरीके से चिपमैन को उसने बोल्ड किया है, वो भी एक टर्निंग पॉइंट। चिपमैन आपको पता है लेफ्टी बैट्समैन था, अगर वो पूरे 50 ओवर खेल जाता तो नतीजा मैच का कुछ और होता। नो डाउट नसीम शाह ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की जावेद साहब नसीम शाह ने। अगर थोड़ी सी हम बात कर लें पाकिस्तानी ओपनर्स के हवाले से, तो फ़खर जमान कल के मैच में लंबी इनिंग खेलने में नाकाम नजर आए, लेकिन उनके साथी ओपनर इमामुल हक ने
90 रन की इनिंग खेली, बड़ा ज़बरदस्त इनिंग खेलते दिखाई दे रहे थे और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि ये दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तान के लिए अंजाम देते नज़र आएंगे। इमामुल हक के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अब उनकी भी फॉर्म शायद लगती जा रही है, उन पर भी काफ़ी तनकीद होती रही कि बहुत ज़्यादा वो स्लो खेलते हैं, लेकिन टेम्परामेंट बड़ा ज़्यादा है उनके अंदर, बॉलर को बॉल्स को बड़ा जज कर कर मारते हैं, तो समझते हैं कि मुस्तकबिल अच्छा देख रहे हैं आप इमामुल हक का भी। बिल्कुल मोहन भाई, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है। इमामुल हक के साथ जो मसला था, पहले टेम्परामेंट नहीं था, अब उसमें टेम्परामेंट आया और आपको पता वर्ल्ड रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पर है इस टाइम पर। और इसकी और फ़खर ज़मान की जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी शराकत जो है इन दोनों की होगी पाकिस्तान के लिए। और इमाम ने जिस तरीके से फ़खर आउट हो गया, शुरू में नो डाउट कि बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी, फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे और विकेट भी उनका साथ दे रही थी। उसके बाद इमाम ने जो है ना अपना बिल्कुल गेम चेंज कर दिया और जहां बॉल थी वहीं खेला, उसने कोई रिस्क नहीं लिया। और फिर उसकी खुशनसीबी के बाबर का साथ मुयस्सर आया, उन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी वहाँ से मैच बनना शुरू हो गया। और मुस्तकबिल में हमें लग रहा है इमामुल हक और फ़खर ज़मान इनकी और भी अच्छी शराकतें हमको देखने को मिलेंगी। आगे 2 मैचेस बाकी हैं, लग रहा है कि ये इनकी शराकत जो और भी अच्छी आपको देखने मिलेगी। लेकिन मिडिल ऑर्डर का मसला, मिडिल ऑर्डर में बात हो रही, थोड़ी सी बात अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी कर लें। मेरी एक गैर रस्मी गुफ्तगू एक साफ़ी से हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉइंट्स की बात मुझसे कही कि अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे, इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा है। अब से 2 दिन पहले जब मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने एक अज़म जाहिर किया था अपना कि मैं 4 नंबर पर बैटिंग करना चाहता हूँ। तो ऐसा लगता है अब मुस्तकबिल में कि अगर अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं करते, टीम से बाहर होते हैं, तो शायद मोहम्मद रिजवान की ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि उनका यही कहना था कि मैं 4 नंबर पर ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ। फिर अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर इफ्तिखार टीम का हिस्सा बनते तो इफ्तिखार 5 पे आ जाएंगे और मोहम्मद रिजवान 4 पे बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा लगता है आपको कि अब्दुल्ला शफीक अगर परफॉर्म नहीं करते तो वो टीम से बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल देखिए शहजादे भाई, मिडल ऑर्डर जो है हमारा शुरू से ही मसला रहा है। देखिए अभी जितने भी मैचेस हुए हमारे ओपनर्स ने जो है रन्स किए हैं, वो चाहे फ़खर ज़मान हो चाहे इमामुल हक हो। जिस दिन हमारे ओपनर्स रन्स करते हैं तो मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर सब रन्स कर रहा है। जिस दिन हमारे ओपनिंग जोड़ी जो है वो नाकाम होती है, उस दिन मिडिल ऑर्डर का इम्तिहान होता है। और वो हमेशा से आपको पता है कि जब उनकी ज़रूरत हो तो उन्होंने कभी परफॉर्म करके नहीं दिया। तो अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है, जो इसके पास शॉट्स हैं, पता नहीं वो यूज़ नहीं कर रहा है, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब्दुल्ला शफीक का मुझे नज़र नहीं आ रहा यार। पाकिस्तान को चाहिए, देखें आगे वर्ल्ड कप के आपके पास सिर्फ 2 मैच हैं, आप उसको इफ्तिखार अहमद को लेकर आएँ नंबर 5 पे, और जो इसकी ख्वाहिश है रिजवान की वो 4थे पे है। परफॉर्म तो रिजवान कर रहे हैं ना? जो है एक अगर लड़का कर रहा है टीम में और वो हमेशा वो कहता है कि मैं टीम के लिए खेलता हूँ, मेरे लिए रिकॉर्ड कोई अहमियत नहीं रखते, और वो तसलसल से परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो 4थे नंबर पर आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 5वें पे इफ्तिखार अहमद आ जाए। और मैं ये भी चाहूँगा कि सऊद शकील पे तवज्जो दी जाए, उसे वर्ल्ड कप से पहले वनडे स्क्वाड में शामिल किया जाए। उसके बाद जो टेक्निक है, जो शॉट्स हैं, वो आपको दरकार होगी। टेम्परामेंट वाला प्लेयर है, उसके पास टेक्निक भी है और विकेट पर स्टे करने वाला प्लेयर है। आपको 50 ओवर्स की विकेट क्रिकेट में ऐसे 1-2 प्लेयर्स टीम में रखने चाहिए। अगर आप ये 2 प्लेयर्स डाल देंगे, इफ्तिखार को, सऊद शकील को, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी टीम बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। इसमें कोई वो नहीं आपको शफल करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में आप बिल्कुल मज़े से जा सकते हैं, क्योंकि आपके ओपनर्स 1 डाउन 4 डाउन सारे फॉर्म में, 5 नंबर तक आपके प्लेयर सारे फॉर्म में। लेकिन कभी ऐसा मरहला भी आता है, बैटिंग क्लैप्स करती है, तो सऊद शकील जैसे बैट्समैन की मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। कल हमने देखा, जब इसी पे बात कर लेते हैं, कल हमने देखा कि जब इमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त जीत की राह पे गामजन है, पाकिस्तान फतूहात हासिल करता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की टीम के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, पाकिस्तान टीम के अंदर है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त क्या कमज़ोरी नज़र आ रही है? तो बहुत सी चीज़ें बैटर्स के हवाले से भी हुई और फास्ट बॉलिंग के हवाले से भी हुई, स्पिनर्स के हवाले से भी हुई। तो इमामुल हक का कहना था कि मुझे इस टीम के अंदर कोई भी नया यानी कि प्लेयर्स इन होता नज़र नहीं आ रहा। उनके कहने का मकसद ये था कि ये टीम बिल्कुल बैलेंस टीम है
अगर इस टीम को ज़रूरत है तो थोड़े से अच्छे फील्डिंग करने की है, और कल हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी टीम ने फील्डिंग भी की। उनसे जब ये सवाल किया गया कि इस टीम में जब अगर फील्डर अच्छी परफॉर्म कर लेते हैं तो क्या किसी बैटर्स की जगह यहाँ पर बनती दिखाई दे रही, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप करीब है, अब तजुर्बात हमें नहीं करने चाहिए। उन्होंने मोहम्मद नवाज के हवाले से भी कहा, फिर वसीम जूनियर के हवाले से, शादाब के हवाले से, कि जिन नंबरों पे हम बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जब नीचे मिडिल ऑर्डर, क्योंकि आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर टीम किसी टाइम पे क्लैप्स करती है ओपनर्स तो मिडिल ऑर्डर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और पाकिस्तान हमेशा मिडिल ऑर्डर पर हमने देखा है कि क्लैप्स करता हुआ नजर आ जाता है। गो के ऐसा ना हो, लेकिन उनका कहने का मकसद था कि ये अब इस टीम के अंदर शायद किसी प्लेयर्स की जगह बनती नहीं दिखाई दे रही है। उनका ये कहना था नवाज भी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, वसीम जूनियर टीम का हिस्सा बने, वो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, शादाब अच्छी फॉर्म में है, फिर डग आउट पे जो लड़के बैठे हैं वो भी जो है अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं जब उन्हें चांस मिल रहा है। तो समझ रहे हैं आप क्या बेहतर समझ रहे हैं कि इस टीम के अंदर कोई जगह खाली है किसी बैटर्स की या किसी फास्ट बॉलर्स की या किसी स्पिनर्स की? क्योंकि अगर हम देखें तो बैटर्स के हवाले से अगर बात कर ले तो हारिस सोहेल टीम से इंजर्ड होने के बाद बाहर हुए। कल के मैच में मोहम्मद नवाज भी अनफिट हो गए, उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, वो भी अभी हाँ नो के सिलसिले से गुजर रहे हैं। पीसीबी ने अब तक वजाहत नहीं दी उनके हवाले से कि बकिया 2 मैचेस वो खेलेंगे या टीम से ड्रॉप होंगे या उनकी जगह पर कोई और प्लेयर्स टीम का हिस्सा बनता दिखाई देगा स्क्वाड के अंदर। तो इमामुल हक के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सहाफ़ी ने जो जवाब दिया है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, कल पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग थी उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कल बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग थी। जो थ्रोस कर रहे थे वो बिल्कुल विकेट पे हिट कर रहा था और बहुत अच्छी फील्डिंग थी। आया के बीच में आपको पता है कि मैकवेंची का कैच भी अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किया, लेकिन उसका भी वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। देखिए, खामियां तो है। आप देखिए, मैंने आपको उसी दिन कहा था जिस दिन जीत मिलती है ना तो तमाम चीज़ें छुप जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे इमामुल हक कर रहा था ना, वो मैन ऑफ द मैच था, उसने 90 रन्स किए हुए थे, वो बड़े दिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो समझ रहा था कि बस कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं है। जिस दिन आपकी ओपनिंग जो है उस दिन बैटिंग क्लैप्स कर गई, 3 नंबर तक आपके प्लेयर पहले दायरे में अगर आउट हो जाते हैं तो आप सफल करते हुए नजर आएंगे भाईजान। क्योंकि हर इनिंग में हमने देखा कि बाबर आजम ने वन डाउन पोजीशन पे आकर जो निप सेंचुरी स्कोर की है, तो लेकिन सपोर्ट तो वहां हो जा रही है, सपोर्ट तो वहां आपको मिल जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं ये क्रिकेट है, ये पार्ट ऑफ गेम है, किसी दिन भी आप क्लैप्स कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस टीम में अगर कोई कमी रह गई है तो मिडिल ऑर्डर में नीचे साउथ शकील जैसा बैट्समैन लाजमी होना चाहिए, उसकी जगह भी बनती है टीम में। ये अब्दुल्ला शफीक नहीं कर सकता जिस तरीके से अब्दुल्ला शरीफ एज ए ओपनर बैट्समैन है, ओपनिंग करता है, और ओपनर तो आपके पास पता 2 ओपनर ऊपर है नीचे है, रिजवान भी ओपन कर लेता है। ओपनिंग का मसला टीम में नहीं रहा। आपको चाहिए जब मैच टीम की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मिडिल ऑर्डर होती है। मिडिल ऑर्डर ने जो है इनिंग्स को तराशना होता है। ओपनर ने अगर स्कोर कर दिया तो फिर भी मिडिल नहीं आके उसे तराशना होता है। एक टारगेट, एक मजबूत सेट किया जाता है, जो टीम प्लान बनाती है उस पर मिडिल ऑर्डर ने चला। लोअर ऑर्डर से तो आप यही तवक्कुत कर सकते हैं ना कि भाई बड़ी शाटें मार दे, कम बॉलों पे ज्यादा रन्स कर दे। लेकिन जब बैटिंग क्लब्स करती है तो फिर ये जो प्लेयर्स हैं ये कहीं नजर नहीं आते उस दिन जिस दिन बैटिंग क्लब्स कर जाए। तो मैं चाहूंगा कि इसमें कम से कम 1 से 2 चेंजिंग बनती है। देखिए, अब नवाज का इंजर्ड होना, जैसे फ्रैक्चर हो गया, वो तो अब ये 2 मैचेस खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने उसामा मीर को 1 मैच खिलाकर 2 मैच पिंडी में खिलाकर बाहर बिठा दिया, उसका बनता नहीं था। उसने बिल्कुल परफॉर्म किया था। जो उसको बैटिंग पैराडाइज आपने विकेट थी उस पर भी उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। रन्स तो सबको लग रहे थे। हमारे फास्ट बॉलर्स को देख ले, वहां क्या हाल था पिंडी में उनका। बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, बैटिंग पैराडाइज विकेट थी। यहाँ थोड़ा सपोर्टिंग विकेट मिली तो थोड़ा सा निखर कर बॉलर्स भी सामने आए। अगर यहाँ आप कल उसामा मीर को खिलाते वो भी परफॉर्म कर देता, बिल्कुल परफॉर्म कर देता। जावेद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि उसामा मीर को ड्रॉप कर जो है पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट ने थोड़ी सी गलती की है। उन्हें प्रॉपर चांस दिया जाए, क्योंकि जिस पैराडाइज विकेट पर मुल्तान में वो बॉल कर रहे थे पिंडी की विकेटों पर, वहाँ वो बड़ी ज़बरदस्त बॉल करते नजर आते। होम ग्राउंड था नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ उसामा मीर ने काफ़ी क्रिकेट खेली। अगर कल उन्हें मैच खिलाया जाता
तो शायद ज़्यादा बेहतर नज़र आता। मज़ीद है अभी 2 मैचेस ज़रूर बाकी हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। इस पे हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है उसामा मीर को मज़ीद मैचेस खेलने के लिए चांस दे, क्योंकि जिस तरह इंजर्ड मोहम्मद नवाज़ हो गए हैं तो हो सकता है कि चौथे वनडे में उसामा मीर टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कल के वनडे के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है 26 रन से, और एक तवील अरसे, जिस तरह मैं इंट्रो में कह रहा था कि एक तवील अरसा पाकिस्तानी टीम को इंतज़ार रहा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतने के लिए। थोड़ी सी बात है कल के हवाले से और मज़ीद कर लें, क्योंकि कल नेल्सन मंडेला के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो है एक मुआहदा पे दस्तखत हुए हैं, जहाँ पर अब जनूबी अफ्रीका के जो वहाँ के सफ़ीर हैं वो बाकायदा तौर पर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके साथ साथ पाकिस्तानी शफरा भी मौजूद थे, और उसके साथ पाकिस्तान के साबका कप्तान सरफराज अहमद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एम्बेसडर के तौर पर सरफराज अहमद को मुकर्रर किया गया है। कराची अंडर 19 के जो बच्चे हैं उनको जनूबी अफ्रीका भेजा जाएगा। 4 टीमें इस हवाले से बनेंगी और 15-15 खिलाड़ियों का स्क्वाड होगा। इस हवाले से थोड़ी सी बात कल के हवाले से कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब से। जावेद साहब क्या कहेंगे, एक इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू मिलता दिखाई दिया, एम्बेसडर के तौर पर सरफराज अहमद जिनके साथ खुद जाती होती रही, वो कराची के बच्चे के लिए एम्बेसडर के तौर पर जनूबी अफ्रीका के लिए काम करते दिखाई दें, जहाँ पर जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो 15-15 स्क्वाड है 4 का बनकर जाएगा, जो वहाँ पर मुख्तलिफ लीग्स खेलेंगे, वहाँ ट्रेनिंग होगी, सारे अखराजात पाकिस्तानी बोर्ड और उसके साथ जनूबी अफ्रीका के बोर्ड इसको उठाते दिखाई देंगे। नेल्सन मंडेला के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त ये एक कैंप की सूरत में अगर लग रहा है तो समझे कराची के बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमेशा कराची के खिलाड़ियों के साथ जाती होती नज़र आ रही थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से शायद बहुत से प्लेयर पाकिस्तान को नज़र आते हुए दिखाई दें। मोइन भाई, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है जिस तरीक़ा से नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की आवाम के लिए, उनकी आज़ादी के लिए जो जुल्म, ज़्यादतियाँ, अज़ियतें, जेलें बर्दाश्त की, उसकी बरसी के मौके पर जिस तरीके से नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बोर्ड्स हैं उन्होंने जो शुरू किया, और एम्बेसडर जो बनाया है सरफराज अहमद को, और सिर्फ कराची से 60 प्लेयर्स आपने सेलेक्ट करने और 4 टीमें बनेगी, और उन्होंने इसमें ये शराइत भी रखी हैं कि इसमें वो प्लेयर्स आप जो खेल रहे हैं 16 से 20 साल के दरमियान वाले, और जो नादार गरीब तबका है, जिनके पास ये सकत नहीं आगे आने की, जिनके पास ये चीज़ें खरीदने की, आपने उनमें से लड़के जो हैं तलाश करने। इसमें ये ख़ास इस चीज़ का जिक्र आया है। सरफराज ने भी ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि जो तमाम जोन है 7 है उनके हम ऑर्गेनाइज़र से बात करेंगे, उनमें से वो टैलेंट निकाल कर लेकर आएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था, क्योंकि बाकायदा तौर पर सरफराज अहमद इसको देख रहे होंगे, तो उन्होंने अपना इनिशिएटिव बताया कि मैं ये लेना चाहता हूँ, तमाम जोन्स के ऑर्गेनाइज़र से बात करूंगा, वहाँ से अच्छे बच्चे पिक करूंगा और कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को अच्छे और बासलाहियत खिलाड़ी जो है अंडर 19 के निकाल कर दूं। तो एक अच्छा साइन ज़रूर सरफराज के साथ नज़र आ रहा है कि सरफराज भी करते नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस किस्म की ज़ातियाँ सरफराज के साथ हुई हैं, इन ज़ातियों के हवाले से क्या कहेंगे, फिर एम्बेसडर के तौर पर शायद उनका सिलेक्शन इस बात की तर्जमानी कर रहा है कि वो एक बहुत बड़े प्लेयर है। देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरफराज अहमद के साथ जितनी ज़्यादतियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और दुनिया में कोई ऐसा कप्तान नहीं है जिसने आपको इतने बड़े बड़े इवेंट जितवा कर दिए हो, चैम्पियन ट्रॉफी हो, इंडिया के ख़िलाफ़ हो, उन्होंने आपको इतने इतने बड़े इवेंट दिला दे और आपकी टीम को न कंटिन्यू 10-12 साल जो है नंबर 1 T20 में रखा।
टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे खेलते रहे, उसके साथ ज्यादतियाँ तो हुई हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब सरफराज अहमद की जो है उनकी आजमाइश का वक्त आ गया है कि जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उनका वो अजाला इस तरीके से करें जो हकदार है, तमाम जोन से जो बच्चे निकालें, गरीब नादार जो बच्चे हैं और जिनमें करंट है, जिनमें टैलेंट है, ये टैलेंट हैंड प्रोग्राम है। अगर सरफराज देखें, ये कितनी बड़ी एजाज की बात है कि आज भी दुनिया जो है सरफराज अहमद पर ट्रस्ट करती है। और भी बहुत से हमारे टेस्ट क्रिकेट है प्लेयर, बहुत पाकिस्तान में बहुत प्लेयर है, लेकिन कराची के फोकस के लिहाज से उन्होंने सरफराज अहमद का नाम कराची को फोकस करने के बाद सिर्फ सरफराज अहमद को ही चुना है और ये कराची के लिए बहुत ऑनर की बात है। और सरफराज अहमद को चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तमाम सातों जोन्स जो है वहाँ से मैं उनके जो कोचेज हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार हैं, उनसे मिलकर है जो टीमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस पर मजीद भी बात करेंगे सरफराज अहमद के हवाले से। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से और जिस तरह जावेद साहब इस पर तज्जिया कर रहे थे, मज़ीद और भी बात कर लेते हैं इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से। क्या कहेंगे जावेद साहब मज़ीद इस हवाले से जो टैलेंट हंट प्रोग्राम नेल्सन मंडेला के हवाले से किया जा रहा है? ये मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है ना, ये ट्रांस ग्रुप की मुआवनत से और पाकिस्तान की मकसद बोर्ड की मुआवनत से ये प्रोग्राम चल रहा है। हत्ता कि नेल्सन मंडेला को फ़ुटबॉल बहुत पसंद था, लेकिन उनका क्रिकेट से ही बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इस वजह से उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मकसद उन प्लेयर्स के लिए ये चांस अवेल करना चाह रहे हैं कि जो मकसद इस जवान तक या इस तक नहीं जा सकते, जिनकी कोई अप्रोच नहीं, सीधी सी बात है, कोई अप्रोच या सिफारिश नहीं है, लेकिन ये चाह रहे जिसमें टैलेंट है उसका कोई ख़र्चा नहीं होगा, तमाम ख़र्चा जो है यही बर्दाश्त करेंगे। और उन्होंने इस प्रोग्राम के तहत जो 60 लड़के कराची से निकालने हैं उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है सरफराज अहमद पर। और मैं बहुत फ़ख्र से ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह जैसे सरफराज पे आज तक पूरी दुनिया के लोग जो है एतमाद करते हैं कि ये प्लेयर्स है, अब सरफराज भाई को चाहिए जिस तरीके से उन पे ट्रस्ट किया गया है इसी तरीके से वो प्लेयर्स को निकालें। और जिनका मजीद बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं जावेद साहब, थोड़ी सी बात हम आपने फ़ुटबॉल का जिक्र किया तो स्ट्रीट चाइल्ड के हवाले से एक वेलफेयर ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी बच्चों को, जो स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनको फ़ुटबॉल में भेजा और उस फुटबॉल टीम में दुनिया भर के मायनाज टीमें मौजूद थी, माइनास प्लेयर मौजूद थे। उसके अंदर हमने देखा कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स थे, उन बच्चों ने, जो पाकिस्तानी बच्चे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को चैम्पियन बनवाया। तो आप समझ लें कि हमारे पास तो टैलेंट है, कमी नहीं है इस चीज़ की, सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। वही मोइन भाई, बात तो वही होगी ना, टैलेंट तो हमारे पास बहुत है। जिस तरीके से स्टेट चाइल्ड गए थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जाएंगे वहाँ और पूरी दुनिया में जो है जो उनका वर्ल्ड कप चल रहा है वो जीत कर आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या था कि ये जो जो डिज़र्व करते थे, जिनमें करंट था, जो प्लेयर्स थे, उन्होंने ही भेजा, उसी एनजीओ ने भेजा ना, अपने मतलब लड़के उठाए जिनमें टैलेंट था और उन्होंने जाके वहाँ आपको रिजल्ट दे दिया। जब आप सिफारशी वहाँ पर नहीं थे, कहने का मकसद ये था आपका कि अगर आप टैलेंट अगर होगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी, खुद मिलेगी, अल्लाह भी मदद करता है आपकी। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सरफराज भाई अगर टैलेंट अगर निकाल कर 60 बच्चे जो निकालेंगे, 4 टीमें बनाएंगे, वो अगस्त में मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका चले जाएगी, उनके सारे खर्चे अखराजात भी वही उठाएंगे और जो जो रिक्वायरमेंट है, और उन्हें वहाँ जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और वो वहाँ से कुंदन बनकर निकलेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो होगा, आपको लौट जोक प्लेयर्स मिलेंगे। जब साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग कर आएंगे, यहाँ आएंगे तो हमें और प्लेयर देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी PSL है, उन बच्चों का PSL में मुस्तकबिल शानदार हो जाएगा। PSL को और 4 साल लग जाएंगे। जिस तरह अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका लेग स्पिनर इमरान ताहिर के हवाले से, तो बड़ा एक नाम है और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है जनूबी अफ्रीका के लिए आपके सामने है। ऐसा क्योंकि निशात पाकिस्तानी अगर बात कर लें हम इमरान ताहिर की, तो बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे, फिर वो छोड़कर जो है जनूबी अफ्रीका चले गए, फिर वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया अपने, क्योंकि पाकिस्तान में वो क्रिकेट खेला करते थे, फिर जाकर वहाँ की नेशनलिटी ली और वहाँ पर वो बाकायदा तौर पर नेशनल टीम में ज्वाइन किया और फिर अच्छी परफॉर्मेंस जिस तरह इमरान ताहिर देते नज़र आ रहे हैं जनूबी अफ्रीका के लिए। अगर ऐसे मौके बहुत से बच्चों को मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल मोइन भाई, असल मसला ही
बच्चों को यही तो मौके मिलने हैं। इमरान ताहिर हो गया, शमसी हो गया, ये सब वहीं कैंप में ही होंगे। उनकी पूरी टीम जो है, क्रिकेट टीम है, नेशनल टीम है, वो भी कैंप में आएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये ट्रांस ग्रुप के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका एम्बेसी और पाकिस्तान ने जो मिलकर स्टेप लिए, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये बच्चों के मुस्तकबिल संवार देंगे, इनके आगे के लिए एक नई राहें खोल देंगे। आपको अच्छे अच्छे बॉलर मिलेंगे, बैट्समैन मिलेंगे। वो टेक्निक के एतबार से जो हमारी टेक्निक में खामियां थी, वो आपको छोटी सी उम्र में सिखाकर भेज देंगे। तो जिस तरीके से मैं चाहूँगा, जैसे हमने स्टेट चाइल्ड की टीम जो है बिल्कुल मेरिट पे बनाकर भेजी थी, उन्होंने आपको रिजल्ट दिया है, तो इसमें भी आप बिल्कुल मेरिट पे बच्चे जो हैं वो भेजें। यह ना कि सिफारशी कल्चर अगर इसमें ऊपर आ गया तो हो सकता है कई बच्चे आपको वहाँ जो है ना पासपोर्ट समेत ही गुम हो जाएं, वो उधरी शहरियत अख्तियार कर ले। ऐसे बच्चे बेचें जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जिनमें टैलेंट है, जो डिजर्व करते हैं, उन्हें भेजेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वही सिफारशी कल्चर इसमें परवान चढ़ गया तो इस प्रोग्राम का कम अज कम हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सरफराज अहमद इसको लीड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो टैलेंट है वही जाएगा। बिल्कुल, टैलेंट की बात हो रही है तो थोड़ी सी टैलेंट हम पाकिस्तान है शाहीन की भी कर लें, जो जिम्बाब्वे में मौजूद है। हुरैरा के हवाले से अगर बात करें, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। उमर बिन यूसुफ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कैसा देखते हैं दोनों बैटर्स से? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा कि जो 4 रोज़ा मैच खेला जा रहा है उसमें सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। बड़े इन पर बातें हुई हैं कि हुरैरा और ख़ासकर उमर बिन यूसुफ के मुस्तकबिल का फ्यूचर करार दिया जा रहा है पाकिस्तान का, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका मुजाहरा भी हमने देखा कि अब जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ खेली जा रही है उसमें करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इनके हवाले से? मोइन भाई, जैसे हम इसी प्लेटफॉर्म से उमर बिन यूसुफ के लिए भी चीखते रहते PSL में कि इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, तो एक ही मेरे ख्याल उन्हें मैच खिलाया था, 1 या 2। लेकिन सबसे खुशी की बात जो है, जो इन्होंने हुरैरा ने, उमर बिन यूसुफ ने जो सेंचुरियाँ की, वो 4 रोज़ा मैच में की हैं। तसलसल, टेक्निक, बैटिंग, आपकी ये 3 से 4 रोज़ जो मैचेस होते हैं उसमें पता चलती है। क्रिकेट असल में टेस्ट क्रिकेट है, और यही 3 से 4 दिन वाली क्रिकेट है, वो आपको ग्रूम करती है, वो आपको टेम्परामेंट सिखाती है, टेक्निक अच्छी करती है। वहाँ अगर आप रन्स करते हैं तो आपके लिए आगे चलकर ODI हो या T20 हो, वो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होती है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीन ने जाकर वहाँ पहले मैच में, 4 रोज़ा मैच में 10 विकेटों से जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है, ये बहुत खुशाइंदा बात है। हमारे डग आउट में और प्लेयर्स का इजाफा हो गया। यहाँ इन पे हुरैरा पे बहुत तनकीद होती थी, उसकी टेक्निक पे बड़ी तनकीद करते थे कि वो खाली मिड ऑन का प्लेयर्स है, मिड ऑफ पे नहीं खेल सकता। तो उसने जिस तरीके से वहाँ जाकर प्रूव किया, 174 रन कर दिया उमर बिन यूसुफ ने, और इन्होंने भी स्कोर कर दिया, तो ये बहुत खुशाइंदा बात है। जावेद साहब, अब हम देखते हैं कि इस वक्त शायद पाकिस्तान की फतूहात का जो है पाकिस्तानी टीम, खासकर क्रिकेट की फतूहात का सिलसिला अगर पाकिस्तान के लिए कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन जिस तरह कामयाबी हासिल की, फिर पाकिस्तान की अंडर-19 टीम है बांग्लादेश के दौरे पे है, वहाँ उन्होंने कामयाबी हासिल की। फिर पाकिस्तान टीम ने 12 साल के बाद जो है न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। तो 19 की अगर बात कर ले तो 7 बेकी की आदत में इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है, जहाँ पहले मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। तो कामयाबी सिमटते जा रही है पाकिस्तान के दामन में, और इसका फ़ायदा शायद ये नज़र आ रहा है कि हमने गैर मुल्की दौरे के लिए अंडर-19 टीम को भी गैर मुल्की दौरे पे भेजा हुआ है। जिम्बाब्वे में हम पाकिस्तान शाहीन को हमने भेजा हुआ है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त अपने होम ग्राउंड पर, होम कंडीशन में जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है खेलती नज़र आ रही है। तो एक खुशाइन चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान की जितने भी टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकते हैं, वो इस वक्त तमाम के तमाम प्लेयर इंगेज हैं, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अगर देखते हैं तो मुस्तकबिल में, जिस तरह हमने बार बार जिक्र किया कि हमें जो है वर्ल्ड कप खेलना है अक्टूबर में, और वर्ल्ड कप भी एशियन विकेटों पे है। एशियन विकेटों पे अगर हम पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। बॉलर्स गो के कुछ खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, लेकिन बैटर्स अच्छी परफॉर्म करते हैं। ये जिस तरीके से मोहन भाई आप बता रहे हैं, ये लगता है ये हफ्ता कामयाबी चल रहा है क्रिकेट के हवाले से। माशाल्लाह हमारी टीम यहाँ भी 12 साल बाद न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज़ हराने में कामयाब हुई, और पाकिस्तानी शाहीन ने जिम्बाब्वे में जाकर 4 रोज़ा मैच बड़े मार्जिन से 10 विकेट से जीता है। सिर्फ सेकंड इनिंग में वो 26 रन का टारगेट मिला था। और फिर जिस तरीके से हमारी अंडर-19 7 बे की क़यादत में बांग्लादेश में जाके, मकसद ऐसा लग रहा है कि जीत का ये जो तसलसल है अंडर-19 से शुरू होकर पाकिस्तान शाहीन से शुरू होकर मैन पाकिस्तानी टीम में जिस तरीके से आया, ये बहुत खुशाइंदा
शर्मिंदा बात है। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से जीत के एक तसलसल उस ट्रैक पे पाकिस्तान टीम चढ़ गई है, चाहे वो अंडर 19 हो, पाकिस्तानी शाहीन्स हो या सीनियर टीम हो, तो हमारे पास अब जो है ना सब्स्टिट्यूट का कोई मसला नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह प्लेयर्स के पीछे प्लेयर आ रहा है। बात सिर्फ है अगर आपको चांस मिलता है तो आप उसे अवेल करें, परफॉर्म करके दें, तो फिर आप आए आगे आए, जो भी जिसका जो बिल्कुल, जिस बनता तरह है। आप देखें कि हाँ, हुरैरा बिल्कुल। नजरों के सामने आए, हुरैरा आ बिन गया। यूसुफ सेंचुरी करने के बिल्कुल। बाद बिल्कुल सिलेक्टर की नजर में आ गए होंगे। बिल्कुल। यकीनन मौके देने की बात है, अगर जैसे ही जगह बनती है तो शायद इन बैटर्स को भी मौका फराहम किया जाएगा। बिल्कुल, मैं यही चाहूंगा कि जिन देखिए जो पीक टाइम होता है, जो रन स्कोर कर रहे हैं, आप उस टाइम पे उन्हें चांस दें जहां उनका चांस बनता है, ना कि आप उन्हें आके पिंडी में चांस दे दें, वहां वो 300 रन करके खड़ा हुआ है। तो ऐसी विकेटों पे चांस दें, स्पोर्टिंग विकेटों पे चांस दें। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनसे बहुत सी तौक़ात वाबस्ता है पाकिस्तान की टीम को। जिस तरीके से इंडिया में ना फेस के पीछे फेस, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये इसकी जो खैरात तहसीन पेश करना चाहिए बोर्ड को कि जिस तरीके से इन हालात में भी उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को बांग्लादेश के विजिट पे भेजा और शाहीन्स को जिम्बाब्वे पे भेजा और यहाँ मेज़बानी कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, तो ये खुशाइंदा बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहक है, मुबारक की बात जिस तरीके से ये मुस्तहक क्रिकेट को है लेकर चल पाकिस्तानी रही है। टीम इस वक्त, क्योंकि फतवात का सिलसिला पाकिस्तानी टीम का चल रहा है। थोड़ी सी जग हसाई की बात कर लें, अगर शायद ये जग हसाई पाकिस्तान में अगर हो रही होती क्रिकेट के मैच में, तो शायद इस वक्त पूरी दुनिया इसके और पूरी मीडिया जो है इसके खिलाफ बातें करता नजर आ रहा होता। इंडिया के IPL मैचेस चल रहे हैं, गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान तनाज़ा हुआ ग्राउंड्स के अंदर, और हमने देखा कि वहाँ पर अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं, अगर ये चीज़ पाकिस्तानी किसी भी मैचेस में हो जाती या पाकिस्तान की किसी लीग में हो जाती, तो शायद दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ लिखता हुआ और दिखाता हुआ नज़र आता। IPL में इतने बड़े वाक़या हो गया और शायद अब उस किस्म की जो है हाईलाइट नहीं बन रही, इसकी क्या वजह है? क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिया नज़र आ रहा है इस मामले में? मोइन भाई देखें, इंडिया इस मामले में पावरफुल तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता है डिपेंड करता है पैसा। बहुत पैसा है इंडिया की क्रिकेट में, और इतने बड़े वाक़यात, यानी कि यहाँ तक कि बिल्कुल गाली गलौज तो छोड़ दें, बात मरने मारने पर चली गई। उसी तरह कप्तान को देख लें, कोहली को देख लें, नवीन हक के साथ, नवीन हक जो अफगानिस्तान का फास्ट बॉलर है, उनके साथ उनका तनाज़ा, बदतमीज़ियाँ, जूता दिखाना एक दूसरे को। अगर ये चीज़ें ज़रा सी पाकिस्तान में हो जाती, मोहम्मद आसिफ अगर खड़ा होकर बात भी कर लेता बॉलर के खिलाफ, तो वो पूरी दुनिया में हाईलाइट कर देते। इंडिया का मीडिया मकसद वो तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई छोटी सी चीज़ होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और पूरी दुनिया में चला देता है हर जगह। लेकिन इंडिया का मीडिया जो है वो अपने प्लेयर्स की जो चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं उठाता। मामूली सी थी उन्होंने दिखाई, उसके बाद बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दी। तो यही चीज़ें जो है हमें भी उनसे सीखनी चाहिए, हमें भी उनसे सीखनी है। हमें भी अपने प्लेयर्स को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जो है हमारे मीडिया को भी चाहिए हाईलाइट ना करें, दबा दें। ये घर का मामला है जो घर में भी सेटल करना चाहिए। इंडिया का मीडिया यही कर रहा है उसके प्लेयर्स के साथ। वो देखिए बड़े बड़े प्लेयर जो है ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं जो क्लब क्रिकेट में होती या टेप बॉल में होती, ये चीजें IPL में नजर आ रही है। प्लेयर्स हैं इंडिया के, अगर देखें तो माजी में गौतम गंभीर का बड़ा नाम था, फिर विराट कोहली इस वक्त दुनिया के टॉप क्लास बैटर्स में तस्लीम किए जाते हैं। और उनके अखलाकी सतह देखें कि आप जो सामने वाले प्लेयर हैं उनके साथ बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें, लड़ने पे जा रहे हैं, जूतेबाजी कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। उस प्लेयर को से अपना इमेज खुद भी अवाम की नज़र में बनाया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया को भी चाहिए इस पर खुलकर बात करें कि भाई वो तो हमारी एक छोटी सी चीज़ हो गई तो उन्होंने उठा के हर चैनल पे चला दी। पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए अगर हमारे प्लेयर्स की कोई छोटी मोटी कोताही होती है तो दबा दिया करें, ये ना सुबह उसको हेडलाइन और बिल्कुल हेडिंग ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला दिया करें। ये जो है ये चीज़ें सारी जो है ना पाकिस्तान में ही हो रही हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में हो रही हैं। जावेद साहब अगर सही कह रहे हैं आप कि अगर पाकिस्तान में ये चीज़ वाक़यात हो जाए तो शायद दुनिया भर में जो है इस चीज़ के जग हसाई होती हुई नज़र आती है और पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम किया जाता। अगर दुनिया भर की बात कर लें तो शायद पाकिस्तानी बोर्ड सबसे ज़्यादा मजलूम बोर्ड नज़र आता है, क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ, श्रीलंका भी बाज़ औक़ात हमारे खिलाफ बातें करता नज़र आता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? शहजादे भाई आप दूर क्यों जाते, एशिया कप को ही ले लें, वो बिल्कुल मजबूत बोर्ड है। एशिया कप में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हमनवा बन गए। ये एशिया कप नहीं हो रहा है अभी तक। एशिया कप के हवाले से कोई पता नहीं होगा या नहीं होगा।
पाकिस्तानी तो यहाँ तक पहुंचे कि इसे मनसूख ही कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया जो न्यूट्रल वेन्यू पे जो उसने जिद लगाई हुई है वो ये अना का मसला बना लिया बिल्कुल है। आना का मसला तो ये बनाते चीजें नहीं दिखाई होनी दे रही है। चाहिए। एशिया कप के हवाले से यकीनन अपने मजीद प्रोग्राम में भी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त एशिया कप है बहुत ज़्यादा हॉट इशू नज़र आ रहा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।